जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी अभिषेक जैतवार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अभिषेक जैतवार इन्फॉर्म में। तो दोस्तों, मैं सबसे पहली बात तो आपको ये कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को सबसे पहले 360 की क्वालिटी पर सेट करके रख लीजिए, क्योंकि ये PDF थोड़ा धुंधला है तो आपको नहीं दिखेगा। और आप 360 पर सेट कर लेते तो आपको अच्छे तरीके से ये विजिबल होगा। तो दोस्तों, आज का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है दोस्तों? चौथा है। और इसके माध्यम से मैं आपको दोस्तों हेडक्वार्टर पुणे हेडक्वार्टर का पेपर ओरिजिनल पेपर कराने वाला हूँ GD का। और सभी लोग जानते हैं कि GD ट्रीटमेंट का सिलेबस सेम रहता है, तो ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। और इसके अलावा दोस्तों, ये यहाँ पर मैं आपको 30 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, तो 30 क्वेश्चन में से आपका कितना स्कोर होता है ये भी बताइएगा। और दोस्तों, मैं अभी तक जितने पेपर आपको करा रहा हूँ उससे मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि जो आपका आर्मी अग्निवीर का सिलेबस रहता है वो दोस्तों कोई भी चेंजेस नहीं होता है, प्रीवियस ईयर के आधार पर ही होता है। बस थोड़ा बहुत चेंजेस कैसा होता है, मान के चलिए अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। दोस्तों, अगले पेपर में ये पूछ लेगा कि क्षार क्या कर देता है, यानी इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके रहते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं एक एक करके ये क्वेश्चन बताऊंगा, तो आप दोस्तों डिटेल से इन्हें समझने की कोशिश करिएगा और हम एक दूसरे को इनसे रिलेटेड भी करते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि आपका यहाँ पर आप अच्छे तरीके से देख रहे होंगे, एक एक क्वेश्चन हम अच्छे तरीके से करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि गेटवे इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर मुंबई, फिर है आपका जयपुर, फिर है आपका आगरा, फिर उसके बाद है दिल्ली। तो सभी लोग जानते हैं कि इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है। इंडिया गेट आपका दिल्ली में स्थित है। और रही बात दोस्तों, अगर प्रश्न आ जाता है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? आपका मुंबई में स्थित है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन, जिसमें क्या बोला गया, आप सिंपल अच्छे तरीके से देख रहे होंगे कि भारत की जो है सैन्य अकादमी स्थित कहाँ है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी के एग्जाम में आपकी जैसे सेना का महानिदेशक कौन है, ये सब इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है? तो ऑप्शन है देहरादून में है, या पुणे में है, या नागपुर में है, या दिल्ली में है। तो मैं बता दूं आपको दोस्तों, आपकी जो सैन्य अकादमी है भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम, तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है, यानी सरदार सरोवर योजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो मैं आपको बता दूं कि सरदार सरोवर योजना ना ही गंगा पर बनाई गई थी, ना ही कोसी पर, ना ही गोदावरी पर, ये बनाई गई थी नर्मदा नदी पर। और जो कि दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कभी आपको पूछ लेता है तो वो कौन सा है? अमरकंटक है। कौन सा है? अमरकंटक है। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जो है नर्मदा नदी जो है अमरकंटक किस राज्य में है, तो वो है आपका दोस्तों मध्य प्रदेश है। ये भी आपको याद रखना है। और कभी एक एक ये क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों कि गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो वो नासिक शहर जो है आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ये भी आपको बात याद रखना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एक दूसरे से जुड़े हुए मिलेंगे और हम भी एक दूसरे क्वेश्चन को एक दूसरे से रिलेट करते हुए चलेंगे, ठीक है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है? तो सभी लोग जानते हैं पहली चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। पहली माउंट एवरेस्ट है। तो दूसरी चोटी कौन सी हमें यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि दूसरी चोटी जो है आपकी कौन सी है? K2। K2 जो है आपकी दूसरी चोटी है, सबसे ऊंची संसार की, जिसको दोस्तों गाडविन के नाम से भी जाना जाता है। गॉडविन ये गॉडविन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको बात याद रखना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वें नंबर का कि मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया था, है ना। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसे बहुत जो है डिटेल से पढ़ना है और इसे दोस्तों बहुत सीरियसली लेना है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, देख लेना आप। तो मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया था? तो मौर्य साम्राज्य को दोस्तों स्थापित करने वाला कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। आपका चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर ऑप्शन राइट होगा। और दोस्तों, आप जानते होंगे कि ये बिंदुसार कौन था? तो बिंदुसार दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के पिता थे। और अशोक कौन था? तो अशोक दोस्तों एक महान जो है सम्राट था मौर्य वंश का, जो कि दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित था। और दोस्तों कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक का दोस्तों हृदय परिवर्तन हो गया था और उसने बौद्ध धर्म स्थापित, यानी बौद्ध धर्म जो है ज्वाइन कर लिया था दोस्तों। ये भी आपको बात याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छठवां क्वेश्चन है कि थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो दोस्तों मैं बता दूं कि थार रेगिस्तान ना ही मंगोलिया में स्थित है, ना ही नेपाल में, ना ही
इजिप्ट में। ये दोस्तों आपके भारत में स्थित है और ये दोस्तों पूर्वी पाकिस्तान का जो कुछ हिस्सा है वो भी भारत में स्थित, यानी आपका थार रेगिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के कुछ भाग में भी स्थित है दोस्तों। तो मतलब ये कहने का मतलब ये है कि अगर से मान के चलिए आपको भारत ऑप्शन में नहीं दिखता है और पाकिस्तान दिखता है तो आप पाकिस्तान पर लगा दीजिएगा, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान का कुछ हिस्सा भी थार रेगिस्तान में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा, 8वां नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका कि देखिए हाँ, यहाँ पर 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के पिता कौन थे। तो दोस्तों सम्राट अशोक के पिता का नाम अभी मैंने बताया था, ना ही वीरभद्र होगा और ना ही चंद्रभान होगा, ना ही चंद्रगुप्त होगा। दोस्तों सम्राट अशोक के पिता का नाम यहाँ पर बताना है आपको। तो दोस्तों सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों बता दूं, सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। और दोस्तों बिंदुसार की दोस्तों जो है 101 पुत्रों का उल्लेख भी मिलता है दोस्तों। अगर से कभी पूछ लेता है प्रश्न में कि बिंदुसार के कितने प्रश्नों का उल्लेख मिलता है, तो 101 पुत्रों का उल्लेख मिलता है, जो कि अशोक का कौन था? पिता था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे कि निम्न में से किस देश को हजारों झीलों का देश कहा जाता है। तो दोस्तों हजारों झीलों का देश किसे कहा जाता है? आइसलैंड को या न्यूजीलैंड को या फिनलैंड को या आयरलैंड को? दोस्तों हजारों झीलों का देश दोस्तों फिनलैंड को कहा जाता है। आप ये भी इसे याद रख सकते हैं कि झीलों में जाकर नहाने से एकदम फाइन फाइन लगता है, फाइन फाइन मतलब फिनलैंड। आपको ये बात याद रखना है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपका अगला है, 90 नंबर का क्वेश्चन है कि दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है। तो अब जैसा मैंने अभी बताया था कि नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, ये भी आपको दोस्तों देखने को क्वेश्चन में मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि मैंने अभी बताया कि गोमती नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो लखनऊ स्थित है। और गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो नासिक शहर स्थित है। और दोस्तों नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, अभी बताया था जैसे जबलपुर स्थित है। वैसे दोस्तों दिल्ली नदी के तट पर जो है कौन सा, यानी दिल्ली नदी किस शहर के तट पर स्थित है? दोस्तों दोस्तों आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि यमुना नदी के तट पर जो है दिल्ली शहर स्थित है ना। यमुना नदी के तट पर दिल्ली शहर स्थित है और गोमती के तट पर लखनऊ स्थित है। तो ये यमुना नदी के तट पर दिल्ली शहर स्थित है, ये याद रख लेना आप, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि दोस्तों 10वां क्वेश्चन ये है कि किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बड़ा फेमस सा नाम है। यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी तो आएगा ही नहीं, मोतीलाल नेहरू भी नहीं आएगा और महात्मा गांधी भी नहीं आएगा। इन्हें तो दोस्तों राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है ना। तो लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिनकी दोस्तों एक फेमस 182 मीटर की क्या बनाई गई है, प्रतिमा बनाई गई है। कहाँ पर? गुजरात में बनाई गई है, जिसे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है ना। अब कभी आप बोल देगा कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की आपको ये लगाना है, ठीक है। 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपके हो चुके हैं और आपको स्कोर तो बताना ही बताना है। मैं आपको एक बात बता दूं, है ना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है। दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी सिंपल है, सभी लोग जानते हैं कि मुंबई है। और दोस्तों यहाँ पर दिल्ली तो भारत की राजधानी है, ये तो आपको पता ही होगा। तो दोस्तों आपका महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, आपको ये याद रखना है। और रही बात दोस्तों, आपको दोस्तों ये जो मैं अभी प्रैक्टिस सेट इसलिए करा रहा हूँ कि आपको पूरा लेवल का पता हो और इसके आधार पर डिक्टो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। और दोस्तों हमारे जैसे ही 15-20 प्रैक्टिस सेट हो जाते हैं, उसके बाद दोस्तों हम टॉपिक वाइज जो है क्लास करेंगे, जहाँ से जो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान के चलिए भारत के राज्य और उनकी राजधानियाँ, एक ऐसे टॉपिक वाइज एक क्लास लगा लेंगे इसकी। दूसरी क्लास लगा लेंगे भारत के मुख्यमंत्री और उनके राज्य के नाम, ये लगा लेंगे। और तीसरी क्लास लगा लेंगे जैसे इंपॉर्टेंट होती है, जैसे लोक नृत्य। चौथी क्लास जो है जैसे शास्त्रीय नृत्य। ऐसी जो है इंपॉर्टेंट क्लास लगाएंगे, जहाँ से एक क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम 15-20 क्लास प्रैक्टिस सेट की कर लेंगे, जिससे आपको अच्छा खासा अनुभव हो जाए। और उसके बाद हम जो है टॉपिक वाइज क्लास करेंगे, जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको लास्ट तक बने रहना है, आपका अच्छा खासा जीएस में स्कोर होगा। और जैसे ही हमारा जीएस कंप्लीट होता है, हम दोस्तों मैथ और रीजनिंग पर फिर फोकस करना चालू कर देंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से आपके एग्ज़ाम की अभी डेट तो वैसे आई नहीं है। जेसीओ की दिखा रही है वहाँ पर आपकी 22 अप्रैल जो है जेसीओ की दिखा रही है, लेकिन आपकी दोस्तों जीडी की नहीं दिखा रही है। लेकिन आपकी भी एग्ज़ाम अप्रैल मई में हो जाएगी, तो मतलब अपन अच्छा खासा कवर कर लेंगे, तब तक सब अपना पढ़ के हो जाएगा, है ना। तो लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। राम सिंह यादव की दोनों बुक तो आपके पास है ही है, उनको अच्छे तरीके से घोटते रहना है और दोस्तों साथ में ये प्रैक्टिस सेट करते रहना है। आपका दोस्तों 100% एग्जाम अच्छे नंबरों से क्वालिफाई होगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है
12वें नंबर का कि लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है। तो लोकसभा सदस्यों का चयन परोक्ष रूप से किया जाता है, या सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित करके किया जाता है, या आंशिक रूप से निर्वाचित करके किया जाता है, या नामांकित किया जाता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आपका लोकसभा चुनाव होता है, मतलब सांसद का, लोकसभा सदस्यों का, तो आप उसे सीधे लोगों द्वारा चुनाव होता है कि नहीं, कि मतलब आप सीधे वोटिंग करते हैं और उनका नाम आता है, मतलब सीधे लोगों द्वारा होता है दोस्तों, डायरेक्टली होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपकी भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी मुंबई में स्थित है, या विशाखापट्टनम में, या जामनगर में, या डिगबोई में। तो दोस्तों ये जामनगर में स्थित है, जामनगर में आपकी जो है ये स्थित है, और ये दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा जो है खोली गई है दोस्तों, है ना। तो ये आपको याद रखना है, जामनगर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आ जाता है कि सामाजिक वेबसाइट फेसबुक का निर्माण किसने किया था, है ना। तो आपको बता दूं कि जो सामाजिक वेबसाइट है फेसबुक, इसका निर्माण किसने किया था, सुंदर पिचै पिचाई ने किया था, या रतन टाटा ने, या मार्क जुकरबर्ग ने, या ग्राहम बेल ने। तो मैं आपको बता दूं कि जो मार्क जुकरबर्ग है, इनने फेसबुक की दोस्तों एक प्रकार से इनका फेसबुक की स्थापना की थी, निर्माण किया था, और दोस्तों इनको फेसबुक के जनक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मेडागास्कर है, जावा है, या ग्रीनलैंड है, या क्यूबा है ना। आपके मन में क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो संसार का सबसे बड़ा द्वीप है वो दोस्तों कौन सा है, ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड आपको आंसर लगाना है दोस्तों, ठीक है। तो ग्रीनलैंड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि दोस्तों आपके इसके बाद दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके साइंस के हैं। और साइंस के दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन का यहाँ पर नाम बता दूं मैं, यहाँ से 16वें क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेंगे किडनी, जिसको गुर्दा भी कहा जाता है, या यकृत, या हृदय, या फेफड़े। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है उसका नाम क्या है, यकृत है, यानी यकृत आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। यानी यकृत को आपको टिक करना है, हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी कैसा होता है। यानी आप जानते हो कि रेलगाड़ी हो या बस हो, आप अगर से रेलगाड़ी अचानक से रुकती है दोस्तों, अचानक से रुकती है तो दोस्तों आप आगे की ओर चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं, अचानक से रुकती तो आप आगे की ओर चले जाते हैं, और अचानक से चलने बैठती है तो आप पीछे की ओर जाते हैं। मतलब अचानक से रुकेंगी तो आप आगे की ओर चले जाएंगे, और अचानक से दोस्तों चलेंगी तो आप पीछे की ओर चले जाएंगे। मतलब यहाँ पर पूछा है अचानक से रुकने पर, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा आगे की ओर, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, आगे की ओर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेबीज, मैंने ये आपको प्रैक्टिस सेट में भी कराया था। हेलो क्वेश्चन, रेबीज किसके कारण होता है, प्रदूषण के कारण, या दूषित भोजन के कारण, या कुत्ते के काटने के कारण, या दूषित पानी के कारण। तो मैं आपको बता दूं कि कुत्ते के काटने के कारण रेबीज रोग होता है, जिसके कारण दोस्तों आपको दोस्तों टीका भी लगाया जाता है रेबीज का। अगर से आप टीका नहीं लगाते तो आपको दोस्तों पागल होने जैसी संभावनाएं बनी रहती है, और वो कुछ सालों के बाद व्यक्ति पागल भी हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है, बिजली है, घर्षण है, बैटरी है, या सूर्य है। तो मैं आपको बता दूं कि ऊर्जा का जो प्राकृतिक स्रोत है वो आपका सूर्य है। यहाँ पर आपको सिंपली आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि सूर्य एक प्राकृतिक दोस्तों ग्रह है, तो इसका मतलब दोस्तों सूर्य जो है आपका ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है। इसी से दोस्तों प्राकृतिक रूप से ऊर्जा भी मिलती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि मोटर की हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है ना। मोटर की हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो है अवतल दर्पण जो है उसका प्रयोग होता है किसमें, मोटर की हेडलाइट में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं सर्वग्राही किसे कहा जाता है, सर्वग्राही कहा जाता है दोस्तों ए बी पॉजिटिव को, ठीक है। ए बी पॉजिटिव को क्या कहा जाता है, सर्वग्राही, मतलब जो सब से लेता है। और दोस्तों जो सब को देता है वो होता है ओ पॉजिटिव, जिसको सर्वदाता समूह कहते हैं। यानी मतलब अगर से प्रश्न में आ गया कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, तो ओ पॉजिटिव, यानी जो सबको देगा वो ओ पॉजिटिव, और जो सब से लेगा वो ए बी पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं सिस्मोग्राफ का दोस्तों उपयोग जो है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। और दोस्तों जब भी भूकंप जैसी स्थिति बनी रहती है तब इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको याद रख लेना है सिस्मोग्राफ मतलब भूकंप, है ना।
अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विद्युत का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत का एसआई मात्रक सभी लोग जानते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और दोस्तों अगर से प्रश्न में पूछ लेता है कि जूल किसका होता है मात्रक, दोस्तों कार्य ऊर्जा का दोस्तों मात्रक होता है जूल, सभी लोग जानते होंगे। और वाट किसका होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। और एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट भी होता है, ये भी आप जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से कि हमारे शरीर में स्नायु क्या करते हैं, मतलब स्नायु का क्या कार्य होता है। मांसपेशियों से हड्डी को यानी यानी किस किस को जोड़ते हैं स्नायु, ये हमें बताना है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि जो है हमारे शरीर में स्नायु मांसपेशियों से हड्डी को जोड़ते हैं, या मांसपेशियों से मांसपेशियों को जोड़ते हैं, या मांसपेशी से चमड़ी को जोड़ते हैं, या हड्डी से हड्डी को जोड़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे शरीर में स्नायु होते हैं वो हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम करते हैं, जिसे स्नायु बंधन भी कहा जाता है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, 25वां क्वेश्चन कि कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहते हैं। तो मैं बता दूं कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 26 नंबर का कि सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है। तो सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है, NU है, या SO है, या Na है, या दोस्तों SD है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो है सोडियम का दोस्तों यहाँ पर रासायनिक चिन्ह Na होगा। इसका फॉर्मूला भी होता है नमक का NaCl, यहाँ पर ये Na होता है सोडियम और Cl क्लोरीन होता है दोस्तों, ठीक है। आपको ये याद रखना है, कभी क्लोरीन का पूछ लेता है तो आपको Cl लगाना है, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट आपके एल्यूमिनियम का अयस्क है। और ये बॉक्साइट आपको कहाँ मिलता है, तो जैसे आपने कुकर का हैंडल देखा होगा, वहाँ पे काला कलर का जो चीज़ होती है, जो कुकर के हैंडल में आपकी क्या होती है, काले कलर की चीज़ होती है, वह उसे दोस्तों बॉक्साइट भी कहते हैं, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई होंगी। तो उसे ही दोस्तों वो बॉक्साइट का ही बना होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है। तो आपने सभी जानते होंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है वो होता है सूत्र H2SO4, ठीक है, H2SO4। ये H2SO4 ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्न में से हृदयघात का कारण क्या है, मतलब हृदयघात किसके कारण होता है। तो सभी जानते हैं कि जब कोलेस्ट्रॉल बन जाता है तो दोस्तों हार्ट अटैक की संभावना होती है। मतलब आपको अगर से हृदयघात का मतलब समझ नहीं आता तो यहाँ पर इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो। हार्ट अटैक किसके कारण होता है, जब आदमी के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो हार्ट अटैक की संभावना होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, जो कि दोस्तों आपको मैं यहाँ पर साइंस के यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है कि थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ होता है। तो दोस्तों थर्मामीटर में जो है पारा लगा हुआ होता है, और ये एक प्रकार से दोस्तों क्या कहते हैं, अपवाद भी होता है धातुओं में, ठीक है, अपवाद। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने पुणे हेडक्वार्टर के क्वेश्चन किए, सभी को बता दूं पुणे हेडक्वार्टर के क्वेश्चन किए। और दोस्तों यहाँ पर 30 क्वेश्चन किए हमने, तो कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए आपको कमेंट में बताना है। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों मैंने जो कल आपको क्वेश्चन यानी एक दिया था होमवर्क में मैंने क्या दिया था कि लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब मिला था। तो उसका आंसर मैं बता दूं, जिन भी भाइयों ने 2001 दिया है वो दोस्तों उनका करेक्ट आंसर होगा। और आपको बता रहा हूँ कि एक ये भी सोचते हैं कि सबसे पहले भारत रत्न किससे संगीत के क्षेत्र में मिला, तो सभी लोग दोस्तों लता मंगेशकर जी को ही लगाते हैं, लेकिन लता मंगेशकर जी इसका आंसर नहीं है। सही आंसर है आपका MS सुब्बुलक्ष्मी जी, जो दोस्तों कर्नाटक संगीत से बिलोंग करती थी और जिन्हें भारत रत्न 1998 में संगीत के क्षेत्र में मिल गया था। तो दोस्तों ये 2001 में लता मंगेशकर जी और बिस्मिल्ला खान जी को जो है भारत रत्न मिला, और बिस्मिल्ला खान जी को शहनाई के लिए मिला था। ये भी आपको बात याद रखना है। दोस्तों यही था वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपने कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट में बताना, और मिलेंगे जल्दी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।